अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। उर्दू नॉवल रीडर चैनल में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जिंदगी के झमेलों में, जिसकी राइटर हैं तंजीला अदनान, ये उसका पार्ट 2 है। चले आए शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये रिश्ता तोड़ दो या फिर मैं शाहजेब पर जोर डालूंगा, वो पीछे हट जाएगा। मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा अर्शी, बस कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि तुमसे दिल की बात कहूँ, लेकिन मज़ीद देर मुझे तुमसे बहुत दूर कर देगी, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर, आप होश में तो हैं ना? क्या बकवास किए जा रहे हैं? ये रिश्ता मेरे माँ बाप की मर्जी से हुआ है, जो मैं तोड़ ही नहीं सकती। और आज के बाद ऐसी घटिया बात आप सोचिएगा भी नहीं। और हाँ, कल से मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझती थी। अर्शिया तो जैसे फट ही पड़ी। अर्शिया प्लीज, एक मर्तबा मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचो तो सही। मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी। उसे पीछे धक्का देते हुए वो बाहर की तरफ लपकी। तैमूर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। अगले दिन वो सच में ऑफिस नहीं आई थी और तैमूर का सोच सोच कर बुरा हाल था कि वो क्या करे। लेकिन अल्लाह के फैसलों के सामने इंसान मजबूर होता है। वो सिर्फ अर्शिया को पाने के लिए दिन रात दुआएं ही मांग सकता था, और दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं, तैमूर इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तुम दफ्तर क्यों नहीं गई आज? अम्मा ने तशवीश से पूछा। अम्मा, तबीयत नहीं ठीक, अर्शिया ने बहाना बनाया। क्या हुआ है तबीयत को? अम्मा को उसकी बात हजम न हुई। सर में दर्द है। ये आजकल तुम्हारे सर में कुछ ज्यादा ही दर्द नहीं होता? क्या करूं अम्मा, ये मेरे बस में तो नहीं। देखो अर्शी, एक बात मेरी पल्ले बांध लो, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अपना रवैया ठीक रखना है। मैं अब ये ना देखूं कि तुम शाहजेब की वजह से दफ्तर जाना बंद कर दो। क्या सोचेंगे वो लोग? अम्मा ने अपनी तशवीश का इजहार किया। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। अर्शी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उन्हें यकीन दिलाए कि वो खुद को हालात के धारे पर छोड़ चुकी है। क्या नाम है तुम्हारा? अरसलान ने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा। जी जी, शाहजेब, वो हकलाया। तो शाहजेब साहब, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपका अगवा क्यों हुआ है। क्यों? जिससे तुमने रिश्ता पक्का किया है ना, वो मेरी महबूबा है। और उम्मीद है अब तुम जो इस इतवार उससे मंगनी करने जा रहे हो, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे। मैं उससे अरसलान के मुक्के ने उसकी बात को मुकम्मल नहीं होने दिया। तुझे मैं क्या समझा रहा हूँ और तू मुझे अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा है। अरसलान ने अपनी बात गाली के साथ मुकम्मल की। देख, अगर तूने ये रिश्ता खत्म ना किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब तू खुद सोच ले कि मोहब्बत चाहिए या जिंदगी। एक जोरदार ठोकर उसने शाहजेब के सीने पर मारी, जिससे वो मुंह के बल नीचे गिरा। अम्मा ताया अब्बा वालों को मंगनी पर ना बुलाएं, अर्शिया ने डरते हुए कहा। दिमाग खराब हो गया है तेरा? एक ही तो ददियाली रिश्ता है और तुम चाहती हो उसे भी ना बुलाएं। अम्मा खफा हुई। अम्मा, उन्होंने हमारे साथ। बस चुप अर्शी, क्या बार बार एक ही बात को लेकर बैठ जाती हो। उन्होंने माफी मांगी तो है, अरसलान भी शर्मिंदा है, तो अब क्या तुम उनका नाक रगड़वा कर मानोगी? अम्मा ने उसे टोका। अम्मा के डांटने पर वो चुप सी होकर रह गई। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगती। सब ठीक है ना? नाश्ते की टेबल पर बैठे अफरीदी साहब ने अपने बेटे की सुर्ख आंखों को देखकर तशवीश से कहा। जी पापा, मैं ठीक हूँ, तैमूर बुझे हुए लहजे में बोला। कोई तो बात है बेटा, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, ना तुम सही से खाते हो, डिनर भी घर नहीं करते, बात करो तो जवाब भी सही से नहीं देते। तुम्हारी हालत मुझे परेशान कर रही है। अफरीदी साहब काफी परेशान लग रहे थे। तैमूर ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। पापा, आपका वहम है, बस ऑफिस में काम ही बहुत होता है, जिसकी वजह से ना जल्दी घर आया जाता है, ना आपके साथ डिनर का मौका मिलता है। नींद पूरी नहीं होती, बस इस वजह से तबीयत थोड़ी डल है। तैमूर ने उन्हें तसल्ली दी, लेकिन अफरीदी साहब मुतमईन नहीं हुए थे। चलो ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ यही बात होगी। जी पापा, यही बात है, तैमूर ने उन्हें तसल्ली दी। जल्दी हाथ चलाओ अरीबा, अर्शिया ने उसे झिड़का। आपा, आप आज के दिन तो सुकून कर लें, मैं सब कर लूंगी। आज तो आपकी एंगेजमेंट है और फिर भी किचन में घुसी हुई हैं। तुम्हारे साथ सारे खाने की तैयारी करवा लूं, फिर कर लूंगी सुकून। अरे आपा, मैं कर लूंगी, यकीन करें आप। बस आप जाकर रेडी हों, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। अरीबा ने उसे किचन से निकाला।
सेहन में मेहमानों के लिए सारा इंतजाम किया गया था। कमरे में जाते हुए उसकी नजर अरसलान पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। अर्शिया की नजर पड़ते ही मकरूह अंदाज में मुस्कुराया। अर्शिया को कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ। वो उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर इसने आज कोई तमाशा लगा दिया तो दिल में आते वसवसे उसे मजीद परेशान कर रहे थे। अर्शी बेटा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अम्मा ने उसे सर झाड़ मुंह फाड़ बैठे देखकर गुस्से से कहा। बस अम्मा, जा रही हूँ तैयार होने। वो जल्दी जल्दी दुपट्टा संभालते उठी और वॉशरूम में घुस गई। लाइट पर्पल मैक्सी में उसका रूप मजीद निखर कर आया था। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आपा, अरीबा ने कहा। कमरे में आता अरसलान ठठक कर रुका। एक पल के लिए तो वो मबहूत ही रह गया जब अरीबा की आवाज उसके कानों में पड़ी। कुछ चाहिए आपको अरसलान भाई? हाँ, नहीं, वो चाचा कह रहे हैं अर्शी को बाहर ले आओ। जी ठीक है। अर्शी को स्टेज पर लाकर बिठाया गया तो बहुत सी आंखों में नमी और बहुत सी आंखों में हसद था। स्टेज पर बैठते हुए अर्शिया की नजर तैमूर पर पड़ी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्शिया ने अरीबा के कान में घुसकर पूछा। अब्बा ने इनवाइट किया है। कह रहे थे इतने वक्त से आप वहाँ काम कर रही हैं तो उन्हें नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बुलाया तो इनके बाबा को था। उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं। अरीबा ने तफसील बयान की। अर्शिया ने दोबारा तैमूर की तरफ देखा तो तैमूर मुस्कुरा दिया। आंखों में नमी लिए वो उस पर नजरें जमाए खड़ा था। जब अचानक किसी के ऊंचा बोलने पर सब उस तरफ मुतवज्जो हो गए। शुमाइला बहन, आराम से बोलें, अम्मा मिनमनाई। अरे क्या आराम से बोलूं? अपनी बदकिरदार बदचलन बेटी हमारे माथे मार रहे थे। पहले इसकी करतूतें तो सबको बता लेने दो। मैं भी कहूँ बुढ़ी हो रही है और अभी तक ब्याही क्यों नहीं गई? हमें क्या पता था क्या गंध है इस खूबसूरत चेहरे के पीछे? शुमाइला नखवत से बोली। अशफाक साहब मजीद बर्दाश्त न कर सके और जमीन पर गिरते चले गए। लेकिन शुमाइला की जुबान बंद न हुई। जब तैमूर को सूरत हाल समझ में आई तो अशफाक साहब को संभालते हुए उन्हें चारपाई पर लेटाकर उस औरत के करीब आया। आप अपनी बकवास बंद करेंगी? तैमूर धाड़ा। शुमाइला की बोलती बंद हुई। जब आपको मंगनी नहीं करनी थी तो ये सब बकवास भी करने की जरूरत नहीं। इस तरह किसी की बेटी को रुस्वा करते हैं। जरा शर्म नहीं आ रही आपको? इससे पहले कि शुमाइला कुछ बोलती शाहजेब आगे बढ़ा। अम्मी प्लीज चले यहाँ से। सॉरी सर। वो शुमाइला को लेकर वॉकआउट कर गया। अर्शिया जो बुत बनी खड़ी सब देख रही थी, तभी उसकी नजर अरसलान पर पड़ी जो मसरूर से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अर्शिया को बात समझ में आ चुकी थी कि ये सब उसी का किया धरा है। आंसू साफ करते हुए वो अब्बा के पास पहुंची जो बेहोश पड़े थे। प्लीज कोई इन्हें हॉस्पिटल लेकर चले। उसके चीखने पर सब मुतवज्जो हुए। तैमूर जल्दी से उन्हें उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं भी साथ चलती हूँ, अम्मा उसके पीछे लपकी। बेटा चलो, हॉस्पिटल चलना है, इजाज साहब ने अरसलान से कहा। जी अब्बा, आप लोग चलकर गाड़ी में बैठे, मैं आता हूँ। और खुद अर्शिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा था ना तुम्हें कि रिश्ते से इनकार कर दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो तब कपड़े तब्दील करके हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार खड़ी थी जब अरसलान की आवाज पर मुड़ी। तुम एक बगैरत इंसान हो। तुम्हें अपने बूढ़े चचा का भी ख्याल ना आया? मेरे अब्बा को कुछ हुआ ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। उंगली उठाकर उसे वॉर्न करती हुई अर्शिया घुराई। अरे नाना मेरी गुड़िया, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसकी उंगली को मरोड़ते हुए उसे अपने करीब खींचकर वो फनकारा। अब्बा अम्मा आएंगे तुम्हें मेरे लिए मांगने। अगर तुमने इनकार किया तो ये जो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है ना, इसका मैं क्या हशर करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। वो धीरे धीरे उसके कान में जहर उंडेल रहा था। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? अर्शिया आंसू गले में उतारती हुई बोली। छोड़ दूंगा तुम्हारी जान शादी के बाद। देखो ना, तुम चाहती थी मैं वापस आकर तुमसे शादी करूं। अब मैं करना चाह रहा हूं तो तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। अरसलान मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। मजीद दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। ऐसी तकलीफ से मैं रोज गुजरता हूँ, वो फनकारा। वो दांत किचकिचा कर बोला और एक झटके से उसे खुद से दूर किया। वो गिरते गिरते बची थी। वो जाने के लिए मुड़ा तो अरीबा को अपने सामने देखकर एक पल के लिए रुका और फिर उसे साइड पर धकेलते हुए बाहर निकल गया। आपा, आप ये सब क्या है? अरीबा घबराई हुई अर्शिया के पास आकर बोली। अर्शिया उसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी।
वो हॉस्पिटल पहुंची तो अम्मा को मुसलसल रोते देखकर परेशान हो गई। अम्मा क्या हुआ अब्बा को? अर्शिया के पूछने पर वो और ज़ारों की तार रोने लगी। तैमूर को देखकर वो उसकी तरफ लपकी। सर अब्बा ठीक हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी बात कहे। अर्शिया रिलैक्स, यहाँ बैठो। तैमूर ने उसे चेयर पर बिठाया और खुद घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। तुम्हारे अब्बा को ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं। ऑपरेशन? अर्शिया रुहान सी हुई। उनको जो इतने चक्कर आते थे वो इसी वजह से आते थे। उनको ब्रेन कैंसर है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है, इसीलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं। असल में आज की टेंशन वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर हॉस्पिटल लाने में जरा सी भी देर हो जाती तो इससे आगे वो चुप हो गया। कितने पैसे लगेंगे? अर्शिया ने हकलाते हुए पूछा। पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब अफान उनके पास आकर रुका। अर्शिया कैसे हैं अब्बू? वो हवास बाख्ता सा होकर बोला। अफान अब्बू ठीक हैं, ऑपरेशन चल रहा है। वो खाने की तैयारियां देख रहा था जब घर आया तो घर पर ताला लगा देखकर परेशान हो गया। जब किसी हमसाये ने उसे अब्बा की खराब तबीयत का बताया वो फुल स्पीड में गाड़ी भगाकर हॉस्पिटल पहुंचा था। ऑपरेशन? वो क्यों? अर्शिया ने उसे तफसील बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप वो तैमूर की तरफ मुड़ा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मेरा फर्ज था, तैमूर ने उसे टोका। अर्शिया तुम यहाँ का ख्याल रखो, मुझे अपडेट करती रहना, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। अफान अर्शिया से कहकर मुड़ने लगा जब तैमूर की आवाज पर रुका। इसकी जरूरत नहीं, पैसे जमा करवा दिए हैं, इसलिए तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है, वरना ऐसे हॉस्पिटल वाले केस नहीं ले रहे थे। तैमूर ने अपनी बात मुकम्मल की तो अफान शर्मिंदा हो गया। सर मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। बस आप मुझे ये बता दें कितने पैसे जमा करवाए हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द आपको लौटा दूंगा। अफान इसकी जरूरत है सर। आपने जो हम पर एहसान किया है वो काफी है, मजीद आपके एहसान का बोझ नहीं उठा सकते। अर्शिया ने उन्हें टोका। अर्शिया, अफान ने उसे घूरा। सॉरी अब्बा की तबीयत की वजह से ये अपसेट है। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। तैमूर मुस्कुराया। सारी रात आंखों में गुजर गई थी जब फजर के वक्त डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के कामयाब होने की इत्तला दी। ताया अब्बा और ताई अम्मा कुछ देर हॉस्पिटल ठहर कर घर जा चुके थे। अरसलान उन्हें घर छोड़कर वापस आ गया था। तैमूर भी सारी रात वहीं पर ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करता रहा। अर्शिया ने उन्हें एक दो मर्तबा जाने का कहा भी, लेकिन वो टस से मस्त नहीं हुआ। डॉक्टर की इत्तला पर उन सब की जान में जान आई। तैमूर वहां से जा चुका था। कुछ देर बाद अशफाक साहब को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया था। चच्ची मैं चलता हूँ, कुछ देर तक फ्रेश होकर आता हूँ और आप सबके लिए नाश्ता भी ले आऊंगा। अरसलान ने जाने की इजाजत चाही तो अम्मा ने उसका माथा चूमकर हामी भरी। अर्शिया सब देख रही थी, उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। वो इस सब की वजह से अच्छी तरह वाकिफ थी। एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल वालों ने अशफाक साहब को छुट्टी दे दी थी। अब वो काफी बेहतर थे, लेकिन बिल्कुल चुप हो गए थे। दूसरी मर्तबा बेटी का घर बसाना चाहा था, लेकिन पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। यही सोचे उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। दिन ब दिन वो कमजोर होते जा रहे थे। अब्बा चले ये सूप पी लें। अर्शिया ने चम्मच उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने चम्मच पीछे कर दिया। मुझे नहीं पीना। अब्बा क्या बात है, आप परेशान लगते हैं, कोई नाराजगी है क्या आपको मुझसे? अर्शिया से ये बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। नहीं बेटा, तुमसे कैसी नाराजगी, बस तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा, इसी बात का दुख है। वो सर झुकाकर बोले। अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, ये सब नसीब के खेल हैं, इस सब में आपका क्या कसूर? अम्मा भी बिल्कुल चुप हो गई हैं। गली मोहल्ले वाले सौ बातें कर रहे हैं। ये सब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे कि मैं आप लोगों पर बोझ बनती जा रही हूँ। वो अपने अब्बा के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। बस बेटा, ऐसे नहीं रोते और ऐसी बातें भी नहीं करते। गली मोहल्लों वालों का क्या है? लोगों की जुबानें तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि हमारी बेटी कैसी है। बस चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपा, वो बाहर आपके सर आए हैं, अरीबा ने इतला दी। कौन से सर? अर्शिया ने हैरत से पूछा। आप खुद देख लें। वो आंसू पोंछती हुई बाहर निकली। सहन में तैमूर को बैठा देखकर ठटकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंकल की तबीयत का पूछने आया था। तैमूर ने उसे देखते ही सलाम के साथ अपने आने की वजह भी बता दी।
अरे बैठो बेटा, सुकून से बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गए, अम्मा ने शफकत से कहा। जाओ अर्शी, चाय पानी का बंदोबस्त करो बेटा। जी अम्मा। वो चाय बनाकर लाई तो अम्मा नमाज का कहकर उठ गई और उसे पास बैठने का इशारा करते हुए वजू करने चली गई। सर, आपका एहसान मैं कभी नहीं उतार सकती, लेकिन यूं आपका बार बार हमारे घर आना मुनासिब नहीं, अर्शिया ने धीमी आवाज और सख्त लहजे में कहा। मिस अर्शिया, मैं बस अंकल की। अब्बा बिल्कुल ठीक हैं, आप अब इस बहाने को खत्म कर दें। तैमूर की बात मुकम्मल होने से पहले वो बोल पड़ी। ठीक है, नहीं आऊंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम ऑफिस नहीं छोड़ोगी। तैमूर की बात पर उसने घूर कर उसे देखा। प्लीज अर्शिया, मेरी बात समझो, मैं कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन अगर तुम ऑफिस नहीं आओगी तो मैं रोज तुम्हारे घर आऊंगा, चाहे किसी भी बहाने से मुझे आना पड़े। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। ये जॉब उसकी भी मजबूरी थी, इसलिए उसने हामी भर ली। तैमूर की बातें खुल गईं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं, ये जॉब मेरी मजबूरी है। आपका कर्ज भी तो उतारना है ना। वो मैंने कर्ज नहीं दिया, मेरी मुखलसी को कर्ज का नाम ना दो। हमारा रिश्ता अपनी जगह है, इस बात को दरमियान में मत लाया करो। तैमूर उसकी बात पर हर्ट हुआ था। इससे पहले वो कुछ कहती, तैमूर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आंटी जी, मैं चलता हूँ, लेकिन एक बार अंकल से मिल लूं। हाँ बेटा, आओ। कुछ दिन सुकून के गुजरे ही थे कि फिर उनकी जिंदगी में एक तूफान की आमद हुई थी, जिससे अर्शिया बिल्कुल बेखबर थी। गली की नुक्कड़ में अरसलान की गाड़ी देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गई थी। घर में दाखिल हुई तो सब सहन में ही बैठे थे। ताया अब्बा और ताई अम्मा से मिलकर वो कमरे में आ गई। इस दौरान अरसलान की नजरें उसे अपने चेहरे पर गड़ी हुई महसूस हो रही थी। अशफाक, जितनी बदनामी हो चुकी है ना, इसके बाद किसी अच्छे रिश्ते का इंतजार करना पागलपन है। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस बात पर गौर करो। इजाज साहब ने सारे लिहाज बलाए ताक रखते हुए अशफाक साहब को आईना दिखाया। भाई, हम तो आज भी आपकी बेटी के लिए सवाली बनकर आए हैं, वरना कौन पूछता है जमाना बदनाम लड़कियों को। सलमा ने नखवत से कहा। भाभी, अब आप ये ज्यादती कर रही हैं। अम्मा रुहान सी हुई। अरे भाई, कैसी ज्यादती? तुम लोगों के घर का रुख करो तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे किसी बाजार। बस भाभी, अशफाक साहब धाड़े। आप लोगों को मेरी बेटी पर तनकीद करने का कोई हक नहीं, और मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब किसका किया धरा है। और भाई साहब, कुछ दिन पहले तो आप बहुत शर्मिंदा थे कि मेरे बेटे ने गलत किया, और आज सारी शर्मिंदगी भूल कर आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आ गए हैं। शुरुआत आपके इस बेशरम बेटे ने की थी, मेरी बेटी की जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया, और आपको शर्म ना आई दोबारा मेरी बेटी का रिश्ता मांगते हुए। मैं जानते बूझते अपनी अर्शी को जहन्नुम में धक्का नहीं दे सकता। हमेशा मैंने आपकी इज्जत की, इसी एहतराम में जब आपने मुझसे अर्शी का हाथ मांगा तो मैंने इसकी जिद्दी तबीयत को नजरअंदाज करते हुए हमें हामी भर ली। लेकिन आपने मेरे एहतराम को मेरी कमजोरी समझ लिया है। जा सकते हैं आप लोग यहाँ से, और अगर कभी आना भी हुआ तो मेरे भाई बनकर आए, ना कि मतलबी बनकर। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरी मजबूरी से फायदा उठाए। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। अशफाक साहब का सांस फूलने लगा था जब अम्मा ने इनके पास आकर इनको सहारा देकर बिठाया। बस करें, पानी पी ले। अम्मा ने उनकी तरफ पानी बढ़ाया तो उन्होंने पीछे झटक दिया। ये लोग जाएंगे तो पानी पीऊंगा। अरसलान इस कदर बेइज्जती पर खूनख्वार नजरों से सतून के पीछे खड़ी अर्शी के दुपट्टे को देख रहा था। फिर यकदम खड़ा होकर जोरदार ठोकर से मेज को पीछे धकेलकर बाहर निकल गया। अर्शिया सूखे पत्ते की तरह लर्ज रही थी जब अरीबा ने आकर उसे सहारा दिया और उसे कमरे में ले आई। क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की? अब कहीं ना कहीं तो बेटी को बयाना है। अगर उन्होंने दोबारा रिश्ता मांग ही लिया तो बस कर दो तुम। अशफाक साहब धाड़े। तुम्हें पता है ये जो मंगनी टूटी है, जो रुसवाई हुई है, इस सब के पीछे ये बगैरत अरसलान है, जो कब से हमारी बेटी को हरासा कर रहा था। वो बच्ची तो मुंह से कुछ नहीं बोली। अगर बिट्टो मुझे ना बताती तो शायद मैं भी आज हाँ ही कहता, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मेरी आंखें वक्त से पहले खोल दी। अम्मा चुप की चुप ही रह गई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी बेटी इतनी मुश्किल में है। बेसाख्ता उनकी आंखों में आंसू आए थे। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो अजीब सा डर था उसके दिल में, कुछ अनहोनी का। आ गई आप? वक्त देखा है?
ابھی اس نے پہنچ کر سانس بھی نہیں لیا تھا جب تیمور اس کے سر پر پہنچ گیا۔ سوری سر۔ ارشیا رو پڑی۔ مسلسل ذہنی تھکن نے اس کا حال برا کر دیا تھا، مزید برداشت نہیں کر سکی۔ ارے ارشیا کیا ہوا؟ یار میں تو بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا اسی لیے آ گیا، اور کوئی بہانہ نہیں تھا میرے پاس تم سے ملنے کا، بس اس لیے پلیز رونا تو بند کرو یار۔ ارشیا کے اس قدر رونے پر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اچھا اٹھو، میرے آفس میں آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ارشیا آنسو پوچھتے ہوئے واش روم چلی گئی۔ چہرہ دھو کر وہ فریش فیل کر رہی تھی۔ سر آ جاؤں؟ ہاں آؤ پلیز۔ جی سر۔ یہاں آؤ، بیٹھو، اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر تیمور نے کہا۔ وہ چپ چاپ آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ کوہنیاں ٹیبل پر رکھتے ہوئے تیمور ذرا آگے کو جھکا۔ کیا بات ہے ارشیا، سب ٹھیک ہے نا گھر پر؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارشیا نے ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ تیمور کے پوچھنے پر ایک بار پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ ارشیا پلیز بی بریو، اب تم بالکل نہیں روگی۔ اس کے آنسو تیمور کو تکلیف دے رہے تھے۔ اچھا مت بتاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تیمور کی بات پر ارشیا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں جانتا ہوں ارشیا، تمہاری لائف میں بہت پرابلمز چل رہی ہیں، لیکن یقین مانو میں تمہیں کبھی بھی نہیں اکیلا چھوڑوں گا، مجھ پر یقین رکھو۔ تیمور کی بات نے ارشیا کو کافی ہمت دی تھی۔ میں جاؤں سر؟ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہہ سکی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جی سر۔ وہ مسکرائے تو تیمور کچھ مطمئن ہوا۔ تم آج ریسٹ کرو، آف کر لو آج۔ تیمور کو اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ سر میں ٹھیک ہوں، چھٹی کے وقت ہی جاؤں گی، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن تیمور مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ڈنر کرتے وقت مسلسل افریدی صاحب کی نظریں تیمور کا چہرہ پرکھ رہی تھیں۔ بیٹا کچھ کہنا ہے؟ افریدی صاحب کی بات پر وہ مسکرایا۔ پاپا آپ ہمیشہ کیسے جان لیتے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ چلو بتاؤ اب۔ پاپا وہ جو ہمارے آفس میں لڑکی ہے نا، اس نے تمہید باندھی۔ کون سی لڑکی؟ مس ارشیا۔ اوہ اچھا، ارشیا کیا ہوا اسے؟ اسے کچھ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے۔ پاپا 4 سال پہلے جب اسے دیکھا تھا تو وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، سلجھی ہوئی، دھیمے مزاج کی۔ مجھے لگا تھا کہ بس چند پل کی پسندیدگی ہے۔ پھر USA چلا گیا، وہاں اتنی لڑکیوں میں بھی میں اس کا چہرہ تلاش کرتا تھا، لیکن وہ تو ایک ہی ہے نا اس دنیا میں۔ وہ ہنسا، اور جب واپس آ کر دوبارہ اس سے سامنا ہوا تو مجھے احساس ہوا میں تو کبھی اسے بھولا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے پاپا، اور محبت بھی وہ جس میں کوئی غرض نہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کا درد مجھے یہاں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں محسوس ہوتا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے افریدی صاحب کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمیں بہو ڈھونڈنے کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑا۔ ان کی بات پر تیمور کی باچھیں کھل گئی اور وہ افریدی صاحب کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو پاپا، یو آر دا بیسٹ فادر ان دس ورلڈ۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ۔ بس جب ان کے گھر جانا ہوا مجھے بتا دینا، میں انتظار کروں گا۔ پہلے اسے تو منا لوں، تیمور نے دل میں سوچا۔ اگلے دن آفس جاتے ہوئے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ آج وہ ہر حال میں ارشیا کو شادی کے لیے منانا چاہتا تھا، لیکن سارا دن انتظار میں گزر گیا۔ وہ آج آفس نہیں آئی تھی۔ ایک دو بار اس نے سوچا کہ ارشیا کو کال کر کے نہ آنے کی وجہ پوچھے، کوئی اور نہ کال اٹھا لے۔ اس سوچ کے آتے وہ اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ کل تم آؤ، اتنا ڈانٹوں گا۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھا جب طیبہ نوک کر کے اندر آئی۔ سر، مس ارشیا کے گھر سے کال آئی ہے، ان کی والدہ بہت پریشان ہیں، کہہ رہی ہیں ارشیا ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ میں نے انہیں بتایا بھی ہے کہ مس ارشیا آج آفس نہیں آئی، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی ہیں اور آپ سے بات کرنے کی ضد کر رہی ہیں۔ طیبہ کی بات پر وہ حواس باختہ باہر کی طرف لپکا، ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، میں تیمور۔ تیمور بیٹا، ارشیا آفس گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میری بچی، کبھی بھی اسے اتنا وقت نہیں لگا۔ آنٹی میری بات سنیں، مس ارشیا آج آفس نہیں آئی۔ نہیں بیٹا، وہ صبح آفس کے لیے ہی نکلی تھی۔ اماں کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اچھا آنٹی، آپ پلیز خود کو سنبھالیں، میں دیکھتا ہوں۔ آپ انکل کو بھی کچھ مت بتائیے گا، وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں۔
जल्दी कुछ करो बेटा। अम्मा अब रो रो कर निढाल हो गई थी। अरीबा उन्हें संभालने में हलकान हुए जा रही थी। अम्मा आ जाएंगी आपा, आप प्लीज सब्र करें। कैसे सब्र करूं? हाय मेरी बच्ची, पता नहीं किस हालत में होगी। बिट्टो, अशफाक साहब की आवाज पर वो संभली। अरीबा बेटा, तुम्हारे बाप को अभी कानो कान खबर ना हो। जाओ देखो क्या चाहिए उन्हें। जी अम्मा, जाती हूँ। अब्बा, कुछ चाहिए था आपको? अरीबा ने नजरें चुराते हुए पूछा। बेटा, अर्शिया कहाँ है? आई नहीं मुझसे मिलने अभी तक? वो अब्बा, वो आपा की तबीयत खराब थी, वो तो सो चुकी हैं। अरीबा को जो समझ में आया उसने कह दिया। क्या हुआ मेरी बच्ची को? चलो मैं देखता हूँ, कहीं ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं। अरे अब्बा, वो सोई हैं, बुखार था उन्हें, मैंने दवा देकर सुला दिया था, आप फिक्र ना करें। अरीबा की बात पर वो कुछ मुतमईन हुए। लानत है तेरे एसपी होने पर, जो अभी तक एक लड़की का पता नहीं लगा सका। तैमूर तलहा का फोन सुनते हुए आपे से बाहर हुआ था। यार, अगवा का केस है, कुछ तो वक्त लगेगा ना। अगवा के नाम पर तैमूर ठटका। वो लड़की घर से निकली लेकिन ऑफिस नहीं पहुंची। उसके घर से तेरे ऑफिस तक जो रास्ता आता है, वहां ना तो एक्सीडेंट हुआ है और ना कोई ऐसा हादसा हुआ है कि जिस पर शक किया जाए। वो लड़की घर से निकलकर चौक तक आती नजर आई है, बस। उससे आगे किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो नजर नहीं आई। इससे साफ पता चलता है कि वो अगवा हुई है। जहां से जाकर वो रिक्शा वगैरह लेती है, उधर का कैमरा भी आज इत्तेफाक से खराब था। अब ये तो उनके घर वालों से पूछना चाहिए कि उन्हें किसी पर शक है। तैमूर के सामने एक चेहरा घूम गया। मैं अरसलान हूँ, अर्शिया का कजन। अच्छा हुआ जो आप चचा को बर वक्त हॉस्पिटल ले आए, वरना पता नहीं क्या होता। इट्स ओके, ये मेरा ना ना, ये तुम्हारा फर्ज नहीं था, मेरा था। बस मैं एक काम में मसरूफ हो गया था। अरसलान ने उसकी बात काटी। और अब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस फैमिली से दूर रहो, अरसलान ने काटदार लहजे में कहा। अरसलान, तायाबा कह रहे हैं घर छोड़ाओ। इससे पहले तैमूर कुछ कहता, अफान की इत्तला पर वो वहां से चला गया। ये काम उसके कजन का है, तुम्हें कैसे पता? इन बातों में वक्त जाया ना करो। उसके कजन का नाम अरसलान है, वो डिफेंस में रहता है। आगे का काम तुम्हारा है। अब तैमूर ने उसकी बात सुने बगैर कॉल काट दी। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तैमूर का बस नहीं चल रहा था कि उसकी गर्दन मरोड़ दे। सर, जिस गाड़ी का नंबर तैमूर सर ने दिया है उसको ट्रैक कर लिया गया है। इंस्पेक्टर की इत्तला पर उसने तैमूर को कॉल मिलाई और उसे जगह का बताकर कॉल काट दी और अपने साथियों को अगला लाया अमल समझाकर वो ट्रैक की हुई लोकेशन पर निकल चुके थे। तेरे बाप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे बेइज्जत करे? वो अर्शिया पर झुका जहरखंद लहजे में बोला। अरसलान, देखो प्लीज, मुझे जाने दो, अर्शिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अपनी बकवास बंद कर, एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करते हुए गालियां बकता चला गया। तेरा तो मैं वो हशर करूंगा कि तेरा बाप, जिसे बहुत मान है ना अपनी नाम नेहाद इज्जत पर, उसकी इज्जत दो कौड़ी की ना कर दी तो कहना, बल्कि अब तक कर चुका होता। लेकिन तुमने होश में आने में वक्त ही बहुत लगा दिया। लेकिन खैर, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वो कमीनगी से हंसा। अरसलान, मैं तुम्हारे चचा की बेटी हूँ। भाड़ में गया चचा, और उस बुढ़े की जुर्रत तो देखो, टांगे कब्र में हैं, फिर भी उसने बोलते हुए ये ना सोचा कि जवान खून को ललकार रहा है, कहीं अपना नुकसान ना कर बैठे। चलो कोई बात नहीं, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, है ना स्वीटी? अरसलान ने लबों से उसका माथा छुआ। अर्शिया के पूरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। उसके मुंह पर थूकती हुई चिल्लाई, कमीने, दफा हो जाए यहाँ से, खुदा की लाठी पड़ेगी तुझ पर। अपना चेहरा साफ करके वो अर्शिया पर टूट पड़ा, बकता झकता गालियां देता उसके कपड़े नोचने लगा। मुसलसल अंदर से चीखों की आती आवाज इस बात का सबूत थी कि वो लोग अंदर हैं। तैमूर आगे बढ़ने लगा तो तलहा ने उसे रोक दिया। सब्र करो, अंदर कोई खतरा हो सकता है। मैं किसी खतरे से नहीं डरता, तैमूर घुराया। तुम लोग जाओ, 4 लोग पिछली तरफ से जाओ और बाकी सब दीवार साइड की दीवार फैलाकर अंदर जाएं। सामने से कोई नहीं जाएगा। तलहा के गाइड करने पर सब अगले मिशन पर निकल गए। 4-5 बंदे अरसलान को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिन्हें पुलिस वालों ने वार करके बेहोश कर दिया था। सर, रास्ता क्लियर है। इंस्पेक्टर के साइन पर वो तैमूर को लेकर अंदर बढ़ा। ये शहर से दूर एक वीरान सी जगह थी, जहां लोगों का आना जाना ना होने के बराबर था।
टूटे फूटे 2 कमरे और एक बहुत बड़ा सहन था। तैमूर उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से मुसलसल चीखों की आवाजें आ रही थीं। दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुलता चला गया। सामने का मंजर देखकर तैमूर अरसलान पर चढ़ दौड़ा। अर्शिया ने बेहोश होने से पहले हल्की सी तैमूर की झलक देखी थी। उसके बाद वो होशो खर्द से बेगाना होती चली गई। तैमूर का बस नहीं चल रहा था कि अरसलान को जान से मार दे। मुक्को घूंसों की बारिश ने अरसलान को अधमुआ कर दिया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अर्शी को हाथ लगाने की, गंदी नाली के कीड़े, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। तैमूर यार बस कर, वो मर जाएगा। तलहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो जैसे तैमूर होश की दुनिया में लौटा। तलहा यार अर्शी को कुछ नहीं, हम बरवक्त पहुंच गए। अभी तो ये कमीना उसे बुरी तरह पीटने में मसरूफ था। तलहा ने उसे तसल्ली दी। जोरदार टांग अरसलान के बेजान वजूद को मारते हुए वो अर्शिया की जानिब बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकलता चला गया। अर्शिया के सर में बहुत बुरी चोटें आई थीं। 1 हफ्ते से वो बिल्कुल होशो खर्द से बेगाना वेंटिलेटर पर मशीनों के जरिए सांस ले रही थी। डॉक्टर्स भी उसकी हालत को देखकर कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिला रहे थे। उनका कहना था अगर 15 दिन में होश ना आया तो वो मुसलसल कोमे में जा सकती है। अरसलान ने बुरी तरह तशद्दुद किया था। फिलहाल तो वो भी तैमूर की मार से काफी घायल हुआ था, लेकिन होश में था। पुलिस की हिरासत में हॉस्पिटल में ही एडमिट था। तैमूर रोजाना अर्शिया की इयादत के लिए हॉस्पिटल आता था, लेकिन हर वक्त वो अर्शिया के पास नहीं रह सकता था। किस रिश्ते से वहां रहता? अशफाक साहब अम्मा पर बहुत गुस्सा हुए थे कि मेरी बेटी घर से गायब थी तो किसी ने मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, अम्मा मिनमिनाई। मैं चाहे मर भी जाता पर मुझे खबर तो होनी चाहिए थी ना। अफान और मैं उसे ढूंढते, घर वालों से ज्यादा तुम्हें बाहर वाले पर यकीन था। अब्बा का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। ऐसी बात नहीं है अर्शी के अब्बा, वो बड़ा आदमी है। देखा ना आपने, 3-4 घंटे में उसने हमारी बेटी को ढूंढ निकाला। बड़े लोगों के ताल्लुकात भी ऊंचे और बड़े लोगों के साथ होते हैं। अल्लाह ना करे जब तक आप अर्शी को ढूंढते तब तक अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता फिर। अम्मा ने उन्हें हकीकत से रोशनास करवाया तो अब्बा कुछ मुतमईन हुए, लेकिन उनकी नाराजगी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। दिन रात वो अपनी बेटी की जिंदगी के लिए दुआगो थे। अम्मा ताया अब्बा आए हैं। अमीना बेगम हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही थी जब अरीबा ने इत्तला दी। रात के वक्त अरीबा, जबकि दिन के वक्त अम्मा और अफान हॉस्पिटल में अर्शी के पास होते थे। वो अभी घर पहुंची ही थी जब ताया अब्बा की गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकी। आप किस मुंह से आए हैं भाई? अशफाक साहब धाड़े। अशफाक मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं जानता था कि अरसलान इस हद तक गिर जाएगा और बदला लेने की खातिर वो अर्शिया के साथ इस कदर जानवरों जैसा सलूक करेगा। देखो तुम एक बार उसे माफ कर दो, मैं उसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। इजाज साहब ने हाथ जोड़ दिए। माफ कर दूं? ये आप कह रहे हैं भाई? उस घटिया शख्स ने मेरी बेटी को मौत के मुंह में पहुंचा दिया और आप कहते हैं मैं उसे माफ कर दूं? असल में पता है कि आपको मेरी बेटी का दुख क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी अपनी कोई बेटी नहीं है। अगर आपकी बेटी होती तो आप मेरे घर में कदम रखने से पहले मर जाना पसंद करते, और शायद इसीलिए अल्लाह ने भी आपको बेटी जैसी रहमत से महरूम रखा। चले जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अशफाक साहब ने रुख फेर लिया। इजाज साहब सर झुकाए गेट अबूर कर गए, क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। डॉक्टर साहब, कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आती है अर्शिया की हालत में या नहीं? देखें प्लीज, अगर उसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं तो मैं उसे बाहर भी लेकर जा सकता हूँ। तैमूर की फिक्र बजा थी। 10 दिन हो गए थे अर्शिया की इस हालत को। अब मजीद सब्र करना उसके बस में नहीं था। देखें तैमूर साहब, आप अफरीदी साहब के रेफर से यहाँ बैठे हैं। अफरीदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर अर्शिया का इलाज यहाँ मुमकिन ना होता तो मैं पहले दिन ही बता चुका होता। जिस किस्म का तशद्दुद हुआ है ना उन पर, जख्मों से ज्यादा वो उस वक्त के डर और खौफ में जी रही हैं जो उनके जहन में बैठ चुका है। इस तरह के पेशेंट होश में आने से भी डरते हैं, और वो जख्मों की वजह से नहीं, डर की वजह से होश में आना नहीं चाह रही, क्योंकि उनके बैकअप पर वही लम्हे अभी जिंदा हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप लोग उनके करीब बैठकर उनसे बातें करें, उन्हें डर से बाहर निकालें।
وہ آپ کو سن سکتی ہیں۔ جب وہ اس سچویشن کے لیے ریڈی ہوگی تو 90% چانسز ہیں ان کے ہوش میں آنے کے، اور باقی 10%؟ ڈاکٹر صاحب کے تفصیل بتانے پر تیمور نے پوچھا۔ اور باقی 10% آپ کی دعائیں ہیں جو انہیں ہوش میں لا سکتی ہیں۔ وہ تیمور کا کندھا تھپک کر باہر نکل گئے۔ وہ بھی اٹھ کر ارشیا کے پاس چلا آیا، جہاں اماں بیٹھی اس پر دعائیں پڑھ کر پھونکتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ وہ ارشیا کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ارشیا، اس کی آواز میں اتنی تڑپ تھی، ایک پل کے لیے اماں بھی ساکت ہو گئی۔ ارشیا، مجھے پتا ہے تم مجھے سن رہی ہو، تم بالکل محفوظ ہو۔ اب دیکھو تمہاری اماں بھی تمہارے پاس ہیں، تمہیں اب ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میری خاطر نہ صحیح تو آنٹی کی خاطر پلیز آنکھیں کھولو۔ میں تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن تم بھی تو تھوڑی ہمت کرو نا۔ میں تو سمجھتا تھا میری ارشیا بہت ہمت والی ہے، لیکن تم تو بہت ڈرپوک نکلی۔ اچھا، اب میرے صبر کا مزید امتحان مت لو، پلیز اٹھ جاؤ۔ میری محبت کا ہی کچھ خیال کر لو۔ ارسلان کی نفرت تمہیں نظر آتی ہے، میری محبت نہیں۔ بے اختیار ہو کر اس نے ارشیا کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک پل کے لیے وہ اماں کی موجودگی کو بالکل فراموش کر گیا، لیکن جیسے ہی ہوش آیا تو اپنی حرکت پر نادم ہو کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تیمور نے اریبہ سے بھی کہا تھا کہ ارشیا سے اچھی اچھی باتیں کیا کرے، بس پھر اریبہ ساری رات اسے وہ قصے سناتی کہ بس۔ لیکن جب ارشیا کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملتا تو مایوس ہو کر رونے لگتی۔ ڈاکٹرز کے علاج اور دن رات کے پازیٹیو ماحول نے ارشیا کی صحت پر کافی اچھا اثر ڈالا تھا۔ اس کے سانس لینے میں کافی بہتری آئی تھی۔ ڈاکٹرز کی اطلاع پر تیمور کچھ مطمئن ہوا تھا۔ دوسری طرف ارسلان کافی حد تک کور کر چکا تھا۔ دوبارہ اعجاز صاحب نے اشفاق صاحب سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کا بیٹا سزا کا مستحق ہے، وہ کسی بھی طرح اسے نہیں بچا سکتے۔ رات 3 بجے کا وقت تھا جب مسلسل موبائل کے بیپ پر بامشکل تیمور کی آنکھ کھلی۔ کون ہے اس وقت؟ لیکن کال کرنے والے کا نام دیکھ کر ایک سیکنڈ میں اس کی نیند اڑن چھو ہوئی تھی۔ ہاں اریبہ، کیا ہوا؟ ارشیا ٹھیک ہے؟ کال پک کرتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ جی تیمور بھائی، سب ٹھیک ہے۔ اصل میں آپ کو ایک خبر دینی تھی جس کے لیے میں صبح کا انتظار نہ کر سکی۔ آپا کو ہوش آ گیا ہے اور ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا ہے، اب ماشاءاللہ وہ کافی بہتر ہیں۔ کیا سچ میں؟ اسے تو یقین ہی نہیں آیا، اور تم نے بالکل ٹھیک کیا مجھے کال کر دی، میں بس ابھی پہنچتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ارشیا کے پاس پہنچ جائے۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر رہا تھا۔ آ تو گیا ہوں میں، لیکن کیا بات کروں گا؟ اگر اسے اچھا نہ لگا میرا آنا، میں بس دور سے دیکھ لوں گا۔ اس نے مسلسل آنے والی سوچوں پر سر جھٹکا اور اندر کی طرف داخل ہو گیا۔ اس نے کمرے کے باہر پہنچ کر ہلکی سی دستک دی۔ ارے تیمور بھائی، اندر آئے نا، اریبہ اسے دیکھ کر جوش سے بولی۔ اریبہ کی بات پر ارشیا جو جاگ رہی تھی فوراً سوتی بن گئی۔ ارے ابھی تو جاگ رہی تھی آپا، اریبہ کی زبان پھسلی۔ کوئی بات نہیں، لگتا ہے یہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ بات تو کیا، دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اگر ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر مجھے دکھا دیتی کہ سچ میں ہوش میں ہیں تو مجھے کچھ سکون تو ملتا۔ تیمور دکھ سے بولا اور باہر کی جانب پلٹ گیا۔ جوتوں کی آواز دور جانے پر اور دروازے کے کھل کر بند ہونے پر ارشیا نے اپنی آنکھیں وا کی۔ چلے گئے سر؟ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب تیمور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر سامنے آیا۔ اریبہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ آپ گئے نہیں؟ ارشیا نظریں جھکا کر بولی۔ نہیں، میں نہیں گیا۔ تم چاہتی ہو میں چلا جاؤں؟ تو ٹھیک ہے۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، ارشیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مطلب جائیں، لیکن ایسے ناراض ہو کر نہیں۔ آپ کو میری ناراضگی کی فکر ہے؟ تیمور کے سوال کرنے پر ارشیا نے ایک پل کے لیے ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ ارشیا، میں سچ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تیمور کی باتیں ارشیا کو مزید نروس کر رہی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، میں باہر ہی ہوں ڈاکٹر کے پاس، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ جب ارشیا کی چپ نہ ٹوٹی تو وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اچھا ریبا، آپ ارشیا کے پاس جاؤ، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ 1 ہفتہ مزید ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد ارشیا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور اس دوران تیمور ایک مرتبہ بھی ارشیا سے ملنے نہیں آیا۔
अरीबा से ही उसका हाल दरियाफ्त कर लेता था। पता नहीं वो उसके सामने क्यों नहीं जाना चाहता था। शायद उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाह रहा था। पूरे 2 माह बाद अर्शिया ऑफिस आई थी। मज़ीद बेड रेस्ट करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। बैठ-बैठ कर वो थक चुकी थी। बहुत मुश्किल से अब्बा से इजाज़त मिलते ही वो ऑफिस पहुंच चुकी थी। इजाज़त भी इस शर्त पर मिली थी कि अफ़ान उसे पिक और ड्रॉप करेगा। सर, मिस अर्शिया आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। भेज दूं? इंटरकॉम पर तैयबा ने तैमूर को इत्तला दी तो एक पल के लिए वो चुप सा हो गया। सर आर यू देयर? तैयबा के पूछने पर वो होश में आया। हाँ, भेज दो। इजाज़त देकर रिसीवर क्रेडल पर रखकर वो सीधा होकर बैठ गया। सर, मैं आ जाऊं? खुले दरवाजे से सर अंदर झांकते हुए अर्शिया ने पूछा। हाँ ना, आओ प्लीज। हर कदम पर अर्शिया दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पहली मर्तबा उसके साथ ऐसा हो रहा था। बैठो ना, उसे कशमकश का शिकार देखकर तैमूर ने कहा। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मैं तो समझा था शायद अब कभी भी तुम्हारे हमारी मुलाकात नहीं होगी। कोहनियाँ टेबल पर रखते हुए तैमूर जरा सा आगे हुआ। कुछ तो बोलो। मुसलसल उसे चुप देखकर तैमूर ने इसरार किया। सर, मैं दोबारा ज्वाइन कर सकती हूँ? आप तो सब हालात से वाकिफ हैं। अब आपको क्या वजाहत दूं? तैमूर की बेकरारियों के बदले में उसका रूखा सा जवाब आया था। ये पूरा ऑफिस तुम्हारा है, मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ। तुम जब चाहे आ सकती हो। तैमूर ने खुले दिल से ऑफर की तो अर्शिया की आंखें मजीद झुक गईं। सर, ये आप कैसी? प्लीज अर्शिया, प्लीज मुझे इजाजत दे दो। मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। प्लीज इनकार मत करना। उसकी बात पर अर्शिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन तैमूर की आंखों की तपिश ने दोबारा उसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया। सर, आप मेरे बारे में सब जानते हैं। आज से 2 माह पहले मैं आपको जिस हालत में मिली थी, मेरा पास्ट इतना साफ नहीं है। आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर तरस खाकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करे। मेरे कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं हैं, बस इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मेरा पास्ट क्या है तुम्हारे पास्ट में? तैमूर ने उसकी बात काटी। अरसलान ने मेरे साथ जो कुछ भी किया आपसे छुपा हुआ तो नहीं। अर्शिया ने अपनी बात मुकम्मल की। तैमूर अपनी जगह से उठकर अर्शिया के साथ वाली चेयर उसके करीब घसीट कर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। देखो अर्शिया, पहली बात तो ये है कि तुम्हारे पास्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और उस रात जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को कसूरवार क्यों समझ रही हो? मेरी आंखों में देखो। तुम्हें लगता है मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ? मैं तुमसे तब से मोहब्बत करता हूँ जब तुम्हें पहली बार देखा था, और यकीन मानो उस मोहब्बत में कमी हो तो बिल्कुल नहीं आई, यकीनन अज़ाफ़ा ही हुआ है। तैमूर ने उसे अपने दिल का हाल बताया, जिस पर अर्शिया ने तैमूर की आंखों में देखा जहां मोहब्बतों का जहां आबाद था। दूसरी तरफ अदालत ने अरसलान को अगवा और इज्जत पमाल करने के जुर्म में उम्र कैद और 10 लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इजाज साहब ये सब बर्दाश्त न कर सके। शदीद किस्म के हार्ट अटैक ने उनकी सांसें छीन ली। सलमा बेगम अकेली घर में बुलाई बुलाई फिरती थी। जुर्माने की अदायगी में उनकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। घर का निजाम चलाने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। पापा खाने के बाद वो लाउंज में बैठे न्यूज सुनने में मसरूफ थे जब तैमूर ने उन्हें पुकारा। जी बेटा, वो मसरूफ अंदाज में बोले। पापा, बात सुने ना। उन्होंने चौंक कर तैमूर की तरफ देखा और रिमोट से टीवी को बंद करते हुए मुकम्मल तवज्जो उसकी तरफ कर दी। जी मेरी जान, बोलो। पापा, अर्शिया ठीक हो गई है। हाँ, तुमने बताया था मुझे। ये तो काफी अच्छी बात है। पापा, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं अर्शिया से शादी कर लूं तो? एतराज किस बात पर होगा मुझे? जो कुछ उसके साथ हुआ। बस बेटा, ये बात तुमने आज की है, आइंदा ना करना। जिसे अपनी जिंदगी में शामिल करना हो उसको हर तरह से कबूल कर लेना। मोहब्बत है और मुझे कोई एतराज नहीं। अगर मेरी बेटी होती और उसके साथ ये सब होता फिर? थैंक यू सो मच पापा। वो उनके सीने से लग गया। यूर वेलकम बेटा। बस ये बताओ कि हम कब जाएं तुम्हारा रिश्ता लेकर? उनकी बात सुनकर तैमूर की खुशी का कोई ठिकाना न था। भाभी, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें। अशफाक साहब ने पैसे उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं अशफाक, मैं ये नहीं ले सकती। पहले मेरे बेटे ने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है। वो बहुत नादिम थी।
भाभी, इस सब में आपका क्या कसूर है? हमें शर्मिंदा ना करें। भाई साहब की वफात का हमें हद से ज्यादा दुख है, लेकिन आप अब अशफाक की जिम्मेदारी हैं। आप प्लीज ये पैसे रख लें। अशफाक साहब की जगह अमीना बीबी ने जवाब दिया। सलमा बीबी की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। अशफाक साहब, मुझे खुशी होगी अगर आप अशिया बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देंगे। अफरीदी साहब की बात पर वो ठटके। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों, कुछ गलत कहा है मैंने? अफरीदी साहब सीधे होकर बैठे। मतलब तैमूर तो सब जानता है, उससे कुछ भी ढका छुपा नहीं है। अशफाक साहब ने अपनी बात समझाना चाही। अशफाक साहब, वो सब जानता है और मैं यहाँ उसी की मर्जी से बैठा हूँ। हम जानते हैं कि अशिया का इस सब में कोई कसूर नहीं है। मैं जानता हूँ लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है, लेकिन आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए आपकी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आई। और अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ होता भी तो तब भी मेरा बेटा पीछे हटने वालों में से नहीं है। अफरीदी साहब की बात पर वो मुतमईन हो गए थे और शादी के लिए 22 नवंबर इतवार का दिन तय पा गया था। मेहरून कामदार लहंगे में अर्शिया किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। बड़ी बड़ी भूरी आंखें काजल डालने से मजीद बड़ी और गहरी लग रही थीं। पूरे हक के साथ वो तैमूर के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दिल अलग ही लय में धड़क रहा था। जब दरवाजा नोक हुआ और तैमूर अंदर दाखिल हुआ, अर्शिया के दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई थी। तैमूर एक एक कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया। बहुत हसीन लग रही हो, हमेशा की तरह, तैमूर ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अर्शी की आंखें मजीद झुकती चली गईं। तुमने इतनी टफ लाइफ गुजारी है अर्शिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ जिस हद तक मुमकिन हुआ तुम्हारे सब दुखों का अजाला करूंगा। कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। इतना कहकर उसने अर्शिया का हाथ थामकर लबों से लगा लिया। अर्शिया ने नजरें उठाकर देखा और मुस्कुरा दी। उसे यकीन हो गया था कि जहां दुनिया में बुरे लोग हैं, वहीं तैमूर जैसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा, जहां खुशियां उसकी मुंतजिर थीं। चलें गाइस, ये था आज का खूबसूरत सा नॉवल जिंदगी के झमेलों में। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये मैंने खुद लिखा है, यानी कि इसकी राइटर भी मैं ही हूँ और रिकॉर्ड भी इसको मैंने खुद ही किया है। तो अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी स्टोरी लिख सकती हूँ, अच्छा नॉवल लिख सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मेरी आगे भी हिम्मत बंधी रहे और मैं आगे भी लिखने की कोशिश करूँ। होप सो कि आपको आज का नॉवल बहुत अच्छा लगा होगा। किसी भी किस्म की कोई गलती, कोई भी मिस्टेक आप लोग मुझे बताएंगे, ताकि मैं आगे से आगे चलकर मज़ीद बेहतर करती जाऊँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो आपके क्वेश्चंस हुआ करेंगे मैं उनका जवाब दिया करूँगी। आप इंशाल्लाह फ्रेंडली माहौल में हम नॉवेल्स पढ़ा करेंगे। उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।